नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जयंती है और बीजेपी गुड गवर्नेंस डे के रूप में पूरे देश में इसे मना रही है। पीएम मोदी सुबह पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि सदैव पहुंच के उन्हें श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य मंत्रियों और नेताओं ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए उनके समाधि स्थल पे। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, अलग अलग तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरी तस्वीर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समाधि स्थल पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ओम बिरला, जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अलग अलग दिग्गज यहां पहुंचे और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पहुंच के उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज देश में अलग अलग जगह कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्हें नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके जीवन पे प्रकाश डाला जा रहा है। देश के प्रति उनका जो योगदान रहा उसका जिक्र किया जा रहा है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जेपी नड्डा, ओम बिरला, रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति भी यहां पहुंचे और समाधि स्थल पे श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का ऋषि तुल्य जीवन सभी राष्ट्रभक्तों के लिए एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक सरदेव अटल जी ने रखे थे, चाहे वह गरीब कल्याण के हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान सरदेव अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। शासन की व्यवस्था का संवेदनशील होना यह सुशासन का ही लक्षण है। एक गरीब की सुनवाई, लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हुए बिना भेदभाव के उसको शासन की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को मकान मिल जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में हर गरीब को फ्री में राशन की सौगात उपलब्ध हो जाना, ये सभी उस सुशासन के लक्षण हैं। स्पेनिश फ्लू आया था,
बीमारी से गांव के गांव साफ हो गए थे। दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की मौत हुई थी और बीमारी से जितनी मौतें नहीं हुई उससे कई गुना मौतें भूख से हुई थी। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को नेतृत्व दे रहे थे। पहली बार हुआ कि बीमारी के 9 महीने के अंदर बीमारी का वैक्सीन आ गया। पहली बार हुआ जब देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और वैक्सीन एक नहीं 2 वैक्सीन तो मात्र 9 महीने के अंदर आ गई। पहली बार हुआ कि बीमारी के दौरान, महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन की सौगात मिली। यह सरकार की संवेदनशीलता का ही परिणाम है। और भाइयों बहनों, उस संवेदनशीलता के प्रतीक पुरुष अगर कोई एक महामानव था तो महामानव सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी प्रेरणा से ये सभी कार्यक्रम डबल इंजन की सरकार आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अटल जी ने सदैव मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी और यही कारण था कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में दुनिया के अंदर और देश के अंदर उनकी स्वीकार्यता थी। हर व्यक्ति बड़े सम्मान और बड़ी श्रद्धा के साथ सरदेव अटल जी का स्मरण करता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में भारत की प्रगति पे बात की, साथ ही G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिलने पे गर्व जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2022 में देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनका संकल्प, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा और इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी, सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा, उन्हें सुनते हैं। देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी, सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम। 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। खेल के मैदान में भी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत, हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया। साथियों,
इन सब के साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार। देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए भी कई अद्भुत आयोजन किए। गुजरात के माधवपुर मेला हो, जहां रुक्मिणी विवाह और भगवान कृष्ण के पूर्वोत्तर से संबंधों को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर काशी तमिल संगमम हो, इन पर्वों में भी एकता के कई रंग दिखे। 2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है। अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान, भला कौन भूल सकता है। वो पल थे, हर देशवासी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। और गाजियाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी और आईटीएस कॉलेज जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी यहां पे मौजूद रहे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल समेत शहर के कई कार्यकर्ताओं ने मन की बात को सुना। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और कहा कि पीएम ने इस मंच का कभी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के विचारों को आत्मसात करके राजनीति से इतर सामाजिक दृष्टिकोण भी अपनाने की अपील की। तो मन की बात सुनने के बाद कार्यकर्ताओं को यहां पे संबोधित किया गया। देखिए यहां पे वीके सिंह हैं, इसके अलावा जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहां मौजूद रहे और मन की बात कार्यक्रम को सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने सुना। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां अनियंत्रित होकर एक प्राइवेट बस पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। इलाज के लिए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वेस्टीज कंपनी की मीटिंग में बस में सवार लोग जा रहे थे और पुलिस के साथ स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। खेसराहा थाना इलाके के चुईटा पुलिया के पास यह हादसा हुआ। तो ये तस्वीरें उस हादसे की जहां अनियंत्रित होकर यह बस पलट गई। इसमें कई यात्री घायल हुए जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और सड़क किनारे जो नहर है उसमें यह बस पलटी और उस वक्त अफरा तफरी मच गई। पूरे इलाके में लोग इकट्ठा हो गए और जो स्थानीय लोग हैं वो पानी में उतरे, रेस्क्यू शुरू किया। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस और लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया और जो घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सद्दाम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सद्दाम, हादसे को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, सिद्धार्थनगर जिले के बांसी थाना क्षेत्र से एक प्राइवेट बस जो संत कबीर नगर जा रही थी, जिसमें वेस्टिज कंपनी के 40 से अधिक लोग सवार थे, वो खेसराहा और बांसी थाना के बीच चुईटाहा पुल के पास ही पहुंची थी कि अनियंत्रित होकर वो बस खाई में गिर गई। खाई में गिरने से वहां उसमें मौजूद 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहां मौके पर जो लोग थे और वहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन लोगों को रेस्क्यू अभियान चलाकर बाहर निकाला है और सभी लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया है। हालांकि जो अभी सूचनाएं मिले उसमें किसी के भी मृत या अन्य चीजों की घटनाएं नहीं मिले, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो हैं वो अधिक रूप से घायल है और उनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहुत शुक्रिया सद्दाम जानकारी के लिए। तो कई लोग इस हादसे में घायल हुए जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हापुड़ से अगली खबर, जहां सभासद प्रत्याशी के 2 गुटों में बवाल हो गया। दोनों गुटों में कई राउंड फायरिंग हुई, पथराव हुआ। फायरिंग और पथराव से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वार्ड नंबर 40 रफीक नगर के समाजवादी पार्टी और MIM के प्रत्याशी में विवाद हुआ और पालिका चुनाव में वर्चस्व दिखाने के लिए फायरिंग हुई। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। सिटी कोतवाली के रफीक नगर की यह घटना। पालिका चुनाव में वर्चस्व दिखाने के लिए यहां विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक की नौबत आ गई।
लखनऊ से खबर है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे में 4 लोग जिनकी मौके पर मौत हो गई, मड़ियाव के रहने वाले थे कार सवार, और सभी नरहरपुर गए थे किसी काम से। और सैरपुर थाना इलाके का यह मामला है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। इसमें कई लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई, जबकि मड़ियाव के रहने वाले थे ये कार सवार। और ये वो गाड़ी जो अनियंत्रित होकर नाले में गिरी थी और इसमें सवार थे लोग। 4 लोगों की मौत हुई। सैरपुर थाना इलाके में ये हादसा हुआ। तो इन दिनों चूंकि एक तो कोहरे का कहर है, उसके चलते भी कई बार हादसे होते हैं। दूसरी वजह जो है वो रफ्तार कई बार काल बन के सामने आती है। तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाना, जल्दबाजी, नियमों की अनदेखी, लापरवाही, एक जरा सी लापरवाही इस तरह के बड़े हादसे को दावत दे देती है। और यहां पे ये कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी थी। इसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई। अश्विनी हमारे संवाददाता इस पे अपडेट के साथ। अश्विनी, इस हादसे को लेकर क्या जानकारी? बता दें आपको, आज देर तड़के सुबह एक हादसा होता है सैरपुर थाना क्षेत्र पता लखनऊ में, जो भी हाल ही में थाना बनाया गया था। और उसी क्षेत्र में कुछ लोग थे कार में सवार होकर के कहीं जा रहे थे बाराबंकी की ओर। रास्ते में एक नाला पड़ता है, नाले में कार जो चली जाती है। जिसके बाद वहाँ के लोग थे तत्काल पुलिस को सूचना देते हैं, और सूचना के बाद पुलिस मौके पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस देखती है कि कार में कुछ लोग हैं, जिनको निकालने का प्रयास किया जाता है। जब निकाला जाता है तो उसमें से 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी। हालांकि उनको अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर जाकर के डॉक्टरों ने भी उनको मृत घोषित कर दिया था। एक व्यक्ति जो है जिंदगी की मौत की जंग लड़ रहा था, उसकी भी मौत हो गई। हालांकि 5 लोग सवार थे कार में। एक व्यक्ति अभी है जो जिनका इलाज चल रहा है, वो अभी उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बाकी 4 लोगों की दुखद हादसे में मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने भी हादसे का जो है संज्ञान लिया था, और तमाम जो आला अधिकारी उनको कहा था कि जाकर के आप मौके पर पूरी जानकारी जुटाएं, और जो भी लोग घायल हैं उनको बाकायदा इलाज दिलाएं। जी, बहुत शुक्रिया अश्विनी जानकारी के लिए। तो 4 लोगों की इस हादसे में दुखद मौत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर दुख व्यक्त किया। फतेहपुर से खबर है, जहां असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है और शिवलिंग को खंडित किया है। असामाजिक तत्वों ने यहां पे ये हरकत की और ग्रामीणों में इसे लेके काफी गुस्सा है। पुलिस मौके पर पहुंच के अब जांच कर रही है। हुसैनगंज इलाके के खुसरूपुर घाट स्थित शिव मंदिर का यह मामला है। और कासगंज पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए जुए के अड्डे पे छापेमारी की। इस दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 31,000 की नकदी, 3 बाइक, 2 कारें, 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। यह मामला मलिकपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पे जुआ खेला जा रहा था। तो पुलिस ने यहां पे छापेमारी की और आगरा से खबर है, जहां अपर पुलिस आयुक्त ने कमिश्नरेट का निरीक्षण किया और खेरागढ़ कोतवाली कमिश्नरेट का निरीक्षण किया गया। बैरक और मालखाना, हेल्पलाइन डेस्क और रजिस्टर को भी परखा गया। निरीक्षण में से कोतवाली कमिश्नरेट थाने में यहां पे हड़कंप मच गया और वो यहां पे कई चीज़ों को परखते हुए नजर आए, व्यवस्थाओं को देखते हुए नजर आए। फिर चाहे मालखाना हो, रजिस्टर हो, कर्मचारियों की मौजूदगी हो। तो अपर पुलिस आयुक्त ने कमिश्नरेट का निरीक्षण किया और खेरागढ़ कोतवाली कमिश्नरेट का निरीक्षण किया गया। मालखाना, हेल्पलाइन डेस्क और रजिस्टर को भी यहां पे जांचा गया। निरीक्षण से कोतवाली में पुलिसकर्मियों में काफी हड़कंप मच गया। और बिजनौर में वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक पर सवार अन्य 2 युवक बुरी तरह घायल हुए। दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना चांदपुर के धनोरा मार्ग पे यह हादसा हुआ। तो वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हुई, जबकि बाइक पर सवार 2 अन्य युवक बुरी तरह जख्मी हुए।
जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं पर नशे में वाहन चलाना, कहीं पर जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी और कहीं पर लापरवाही, कहीं पर कोहरा। ये वो कारण है जिसके चलते सड़क हादसे हो रहे हैं। और यहां एक वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर 3 लोग सवार थे। एक युवक की मौत हुई जबकि 2 घायल हुए और दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब वाहन चालक की तलाश कर रही। थाना चांदपुर के धनोरा मार्ग पे यह हादसा हुआ। आगरा में सरकारी राशन की कालाबाजारी का खेल चल रहा है। प्रशासन राशन की कालाबाजारी रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। राशन डीलरों से चावल खरीदकर इकट्ठा करने का वीडियो वायरल हो रहा है और थाना एतमादपुर इलाके का यह वायरल वीडियो बताया जा रहा है। काली जैन नामक व्यक्ति पर कालाबाजारी का आरोप है और काली जैन का टुंडला और एतमादपुर में अवैध कारोबार बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले काली जैन को माल समेत पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने खानापूर्ति की थी। अब यहां पे कालाबाजारी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। तो थाना एतमादपुर इलाके का यह मामला, जहां कालाबाजारी चावल की जा रही है, इकट्ठा किया जा रहा है और इन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना सिस्टम का, ना कानून का। कुछ दिन पहले भी इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसपे एक बार फिर यह आरोप लग रहा है कि इसके यहां पे सरकारी राशन को इकट्ठा किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।